हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार है और एक्चुअली आज हम सब पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आज हम सब पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के बारे में डिफाइन करेंगे उसके। और सबसे बड़ा ये कारण होता है कि आज के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी या किसी भी स्टेट का पीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा रोल है। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे उसका सिलेबस डिफाइन कैसे करें और उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं उसके पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का उसका सिलेबस। तो मैंने आज एक दृष्टि का वेबसाइट से निकाला है मैंने उसका सिलेबस और पीडीएफ है। तो मैंने यहाँ निकाला और उसके बाद जनरल स्टडी 2 का सिलेबस है यूपीएससी का। यूपीएससी का तो इसमें जो जनरल स्टडी 2 में होता है कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आता है। चारों टाइप आता है, लेकिन हम पढ़ाने वाले हैं जो आप सबको पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी सिलेबस हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके सिलेबस में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें होता है क्या हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग एंड इवोल्यूशन, फीचर अमेंडमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट एंड प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। एक्चुअली जो ये दिया गया है ना, हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है। तो हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ लेंगे और उसके बाद जो आने वाली हमारी जो फंक्शन हो गया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया एंड यूनियन स्टेट हो गया एंड इशू चैलेंज पर्टेनिंग हो गया एंड फेडरल स्ट्रक्चर डिवोल्यूशन पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल ऑफ चैलेंज एंड थ्रेन देयर इन। उसके बाद आते हैं बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये सारे सिलेबस दिया गया है इसमें। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया बिटवीन वेरियस और ऑर्गन्स, डिस्प्यूट, रेड रल्स, मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। संस्थान के बारे में दिया गया है। बहुत सारा संस्थान जो होता है संविधानिक होता है, असंवैधानिक होता है, एक्स्ट्रा संवैधानिक होता है। उसके बारे में पढ़ना है। जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारा संवैधानिक संवैधानिक जो होता है जो संविधान में दिया गया होता है, और असंवैधानिक जो मतलब कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद कंपेरिजन करना है, मतलब हमारे संविधान जो है लिखित संविधान है जो कंपेरिजन करना है किसी अदर कंट्री से। जैसे हमारे भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान यानी यूएसए का संविधान में अंतर क्या है, उस सब के बारे में पढ़ाई करना है। तो कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम पढ़ना है विद दैट अदर्स कंट्री, दूसरे कंट्री के साथ। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पावर ऑफ प्रिविलेज क्या है, मतलब शक्ति क्या है, अधिकार क्या है लोगों का, और इशू अराइजिंग एंड आउट ऑफ दिस। ठीक है, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद इसका सिलेबस मैंने हिंदी में भी लिखा है। एक्चुअली दृष्टि से निकाला है मैंने और उसके बाद पीडीएफ निकाला है मैंने, उसके बाद इसका हिंदी में ट्रांसफ़र किया है मैंने। तो तो आइए आपको हम दिखाते हैं हिंदी में सिलेबस इसका कैसा है सिलेबस। दिखा रहा है सर, सिलेबस आपको हिंदी में दिखा रहा है सर। थोड़ा पैसेंस रखिए सर, क्योंकि इसमें बहुत सारा पीडीएफ डाला गया है, तो इस पीडीएफ में आगे पीछे है इसमें सर। तो सर दिखा रहे हैं आपको हम पीडीएफ उसका हिंदी का पीडीएफ कैसा है। और हिंदी का पीडीएफ सर, पीडीएफ में पैसेंस रखिए सर, निकल रहा है सर। एक्चुअली मैं, हाँ सर आ गया सर। एक्चुअली इसका दिया गया जो पीडीएफ है सर, सबसे पहले सिलेबस मैंने कन्वर्ट किया है मैं हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी में किया है। तो इसका सिलेबस का टाइम लग गया निकालने में सर, तो इस पर थोड़ा मतलब पैसेंस रखिए ताकि मैं आपको सब कुछ अच्छी से समझा सकूं सर आपको। तो भारतीय संविधान, अ, ऐतिहासिक भारतीय संविधान या सिलेबस लिखा गया है सर, हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है। एक्चुअली इसका जो डिफाइंड किया गया है सर, हिंदी में किया गया है सर। तो इसका भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचना, ये सारे जो सिलेबस पढ़ने हैं हिंदी में लिखा गया है। एक्चुअली हिस्ट्री का पार्ट है।
हिस्ट्री पार्ट है एक्चुअली दे दिया गया है इसमें। जो रेगुलेटरी एक्ट है बहुत सारा दे दिया, एक्ट दे दिया 1858, 1857, सॉरी 1858, 1833, ये सारे एक्ट दिया गया है इसमें। और उसके बाद संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे के संबंधी विषय को चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण एवं उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी जो शक्तियां है हमारे देश में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां हैं जो अलग अलग हाथों में दिया गया है। तो उसका उसका पृथक्करण कर दिया गया है। और उसके बाद विवाद निवारण तंत्र, और उसके बाद दिया गया है सर भारतीय संवैधानिक योजना, यानी बहुत सारा जो स्कीम चल रहा है सर हमारे देश में, अन्य देशों के साथ क्या मतलब रिलेशन है, उसकी तुलना, उससे तुलना किया जा रहा है। और उससे मतलब क्या है, हमारे देश के स्कीम क्या है और अदर कंट्री के देश के स्कीम क्या है, उसकी तुलना की बात की जा रही है। और उसके बाद संसद एवं पार्लियामेंट है ना, संसद, राज्य विधायिका, जो संसद एवं राज्य की विधायिका, जो हमारे देश में संसद दो होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, और राज्य विधायिका में जो होता है ना, उसमें दो होता है, एमएलसी एमएलए। तो उसकी बात की जा रही है। एवं संरचना, इसकी संरचना, कार्य, संरचना, संचालन, शक्तियों का संचालन एवं विशेषाधिकार, और इसे उत्पन्न होने वाले विषय। तो बात कर रहा है कि हमारे देश में जो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो शासन चलाने का काम करती है ना, वो दो टाइप का होता है। एक केंद्र का शासन होता है प्लस दूसरा राज्य का शासन होता है। उसके आधार पर हमारे देश का शासन चलाया जाता है। तो यह उसके बाद आता है सिलेबस में, ये डिफाइन कर रहे हैं आपको हम, कार्यपालिका। जो कार्यपालिका वो होता है जो हमारे विधायिका से निकलती है। यानी विधायक, कार्यपालिका बनने के लिए विधायिका का होना मतलब 6 मंथ से पहले मतलब चुनाव लड़ना मतलब जरूरी है। अगर आप कार्यपालिका बनते हैं तो किसी भी मतलब क्षेत्र का, तो आपको 6 मंथ से पहले आपको किसी क्षेत्र का या किसी राज्यसभा सीट से आपको 6 मंथ पहले, यानी 6 मंथ तक आपको चुनाव जीतना होगा, नहीं तो आपको उस पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद न्यायपालिका, क्योंकि हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों का जो इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग है, क्योंकि ये तीनों स्वतंत्र है। एक्चुअली हम देखा जाए तो, बात किया जाए तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक ही होता है, लेकिन अलग अलग कर दिया गया है, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है। और उसके बाद संरचना इसका है, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय, बहुत सारा मंत्रालय है। जैसे भारत सरकार के बहुत सारा मंत्रालय है, पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारे सब के बारे में पढ़नी है। डिपार्टमेंट, प्रभावक समूह, बहुत सारा ग्रुप है, जैसे प्रेशर ग्रुप, जो बहुत सारा ग्रुप जो अपने मतलब देश में काम कर रहे हैं, जो एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। और संघ तथा शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, संघ का शासन प्रणाली जो होता है ना, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका डिपेंड करती है। क्योंकि विधायिका का काम क्या होता है ना, कानून बनाना। विधायिका कानून बनाती है और उसको जो कानून को लागू करता है ना, वो कार्यपालिका का काम रहता है, कानून को लागू करता है। और उसके बाद जो न्यायपालिका होती है उसको रिव्यू करती है, जुडिशियली रिव्यू करती है, यानी पूर्ण राउंड न्याय कूलर कुछ बोलते हैं ऐसे, मतलब हिंदी में कुछ बोलते हैं ऐसे उसको, जुडिशियली रिव्यू करते हैं उसको। तो उसके बाद जो हमारे देश में जो न्यायपालिका का काम है ना, उस कानून के हिसाब से उसको न्याय दिलवाना। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोई मतलब गलत कार्य करता है, अगर उस आर्टिकल 32 के थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उस व्यक्ति को गलत ठहरा दिया जाता है, तो उसको न्यायपालिका दंड का प्रावधान करता है। और वो सब दिया गया है। और उनकी भूमिका, रोल क्या है, न्यायपालिका का रोल क्या है? न्यायपालिका का रोल ये बहुत सारे हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण कहा जाता है, चाहे संविधान का संरक्षण है, ये होते हैं। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955, 1951 बहुत सारा दिया गया है, जिसके आधार पर बहुत सारा जैसे कानून बनता है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जैसे बहुत सारा संवैधानिक पद है, जैसे वित्त आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन, एंड लोकसभा का अध्यक्ष, एंड उसके बाद यूपीएससी का बहुत सारा मतलब जो पद है, यूपीएससी का अध्यक्ष। और उसके बाद बहुत सारा जैसे उसके विभिन्न संवैधानिक निकायों, सिस्टम क्या है उसका, बॉडी क्या है, सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, और उसका शक्तियाँ एवं कार्य एवं उत्तरदायित्व, संवैधानिक, विनायक, विनियामक, और उसका विभिन्न अर्ध न्यायिक, जिससे बहुत सारा एनजीओ हमारे देश में काम कर रही है। तो एनजीओ के थ्रू बहुत सारा, जैसे बहुत सारा हॉस्पिटल भी एनजीओ थ्रू चल रहा है। बहुत सारा मैंने देखा है, दिल्ली चाहे बहुत, दिल्ली के छोड़ के, चाहे दिल्ली के साथ में मुंबई, बड़े बड़े शहर में भी एनजीओ काम कर रहे हैं, छोटे छोटे शहर में भी एनजीओ आ चुका है काम करने के लिए।
तो ये सारे हैं सिलेबस फॉर जीएस के लिए पॉलिटिकल साइंस का। एक्चुअली इसके साथ जो पढ़ा जाता है ना पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है इसमें। ये दोनों साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि जो यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो दोनों साथ में रहता है। इसलिए जो भी टीचर पढ़ाते हैं आपको ना, तो पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पढ़ाते हैं। इसलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी प्रावधान के बारे में सब पढ़ेंगे और उसके बारे में डिफाइन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी तो तो सर सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता क्या है ये दोनों। पॉलिटिकल साइंस उसे कहते हैं जब हमारे देश में जब स्वतंत्र हो रहा था, तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी को जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और उससे जो भी नियम और रूल निकल के सामने आए ना, उसी को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। जिसके आधार पर हम देश में बहुत सारा, जैसे जैसे विधायिका का गठन, कार्यपालिका, ये सब बनकर तैयार हुआ। और उसके बाद संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान वो होता है जो किसी देश के किसी संविधान वो होता है जो मतलब किसी देश का शासन चलाया जाता है, जिसके आधार पर चलाया जाता है, वो संविधान बोलते हैं। संविधान जो होता है एक लिखित होता है। संविधान जो होता है ना, संविधान एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। अलिखित होता है, तो दोनों संविधान मतलब होता है अलिखित अलिखित। जैसे हमारे भारत का संविधान है, लिखित है, क्योंकि ये एक दस्तावेज के रूप में यहाँ मतलब पड़ा हुआ है, तो उस लिखित ही है। सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। और उसके बाद अलिखित की बात करते हैं। अलिखित जो होता है ट्रेडिशनल थ्रू चलता है। जैसे सॉरी, अमेरिका का नहीं, जैसे इंग्लैंड का संविधान जो होता है ट्रेडिशनल होता है, जो परंपराओं से चलता आ रहा है। तो वहाँ का जो संविधान है, जो ट्रेडिशनल है, वहाँ जो, क्योंकि वह संवैधानिक राजतंत्र है। हमारा देश गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब वो होता है कि जो देश का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक होता है ना, वो किसी न किसी थ्रू, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो जनता के द्वारा या हमारी जनता जो चुनती है उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव जीतते हो, उससे ही मतलब गणतंत्र देश के रूप में शामिल किया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में सबसे सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद वो इनडायरेक्ट होता है एक्चुअली। तो हमारा देश गणतंत्र है। लेकिन हम बात करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड का जो, वहाँ का जो जो मेन राष्ट्रपति है, वो चुनाव जीत मतलब लड़ते नहीं हो, क्योंकि वो एक राजा की तरह है। और उसका जो सबसे पहले जो बात की जाती है, क्या बोलते हैं ना उसका, उसकी जो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल के थ्रू चलता रहा है, राजाओं के थ्रू, इसलिए संवैधानिक राजतंत्र के रूप में उसको दिया गया है। लेकिन एक्चुअली जो वहाँ से हम सब लिए गए हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा की सीटें बहुत सारा लिया गया है वहाँ से, उसी के परंपराओं अपनाया गया है उसी के थ्रू। तो आइए मतलब संविधान के बारे में कुछ पढ़े, और उसके बाद सबसे पहले शक्तियों का सीमांकन क्या है, उसका पृथकीकरण। तो इसमें आता है संविधान के थ्रू बहुत सारा जो शक्तियाँ होती है ना, कि जैसे अब आता है शक्तियों का सीमांकन। आज एक्चुअली ये बेसिक उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना। आज कल से जो पढ़ेंगे हम सब, उसके आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे। उसको आर्टिकल 395 तक जितने भी आर्टिकल दिया गया है संविधान में, सभी पढ़ेंगे। और उसके पॉलिटी में जितने भी दिया गया है सिलेबस में मैंने बताया, उस सारे पढ़ेंगे। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें। और
चलिए बात करते हैं शक्ति और सीमांकन। जो सबसे पहले आती है इसमें विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा आती है न्यायपालिका। इसको बोलते हैं विधायिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। और कार्यपालिका को बोलते हैं एक्सिक्यूटिव। और न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशियरी। ये शक्तियों का सीमांकन है हमारे देश में, भारत देश में। और उसके बाद जैसे इसमें शासन चलाने के लिए सबसे बड़ा रोल रहता है, इसका कानून बनाता है जो मतलब विधायिका, और जो लागू करता है कार्यपालिका, और उसके कानून के आधार पर जो न्याय देता है न्यायपालिका। ये सारे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है कार्यपालिका में जो होता है सबसे पहले जो होता है ये एक तो होता है अस्थाई कार्यपालिका होता है। और दूसरा होता है अस्थाई कार्यपालिका। सर, हेलो सर, हेलो सर, विकास सर, ऊपर कैसे जाएगा ये? कौन सर? कौन सर? ये वाले? सर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए सर आप। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। तो सर बात कर रहे थे अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका की बात कर रहे थे। तो अस्थाई कार्यपालिका जो होती है हमारे जो नौकरशाह होते हैं। और दूसरा होता है इसमें अस्थाई कार्यपालिका की बात करते हैं इसमें। तो हमारे कार्यपालिका में होती है कार्यपालिका में जो से बात करते हैं राष्ट्रपति हो गया, प्रेसिडेंट यानी, उपराष्ट्रपति आ गया, वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड प्राइम मिनिस्टर आ गया सर। एन ईटीसी बहुत सारा मंत्रिमंडल भी आता है इसमें। तो ये बात करते हैं। तो अस्थाई कार्यपालिका के बाद जो होता है ना कि ये शासन का काम करती है, रूल एंड ऑर्डर का काम करती है। जो जैसे नौकरशाह होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, चाहे मतलब स्टेट हो गया, चाहे किसी भी कैबिनेट सेक्रेटरी में साथ में काम करता है, उसी के अनुसार ये काम करती है। तो आइए हम बात करते हैं कि मतलब इसमें जो इसमें आती है भूमिका निभाती है, इसके साथ इकोनॉमिक्स भी आती है, इकोनॉमी भी आती है भूमिका निभाने में सरकार में। और तीसरा एजुकेशन भी आती है, सिस्टम क्या है एजुकेशन का। तो सर बात कर रहे थे कार्यपालिका का। उसके बाद सबसे पहले और आती है इसमें आर्टिकल। आर्टिकल आती है तो आर्टिकल जैसे जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज हम, इसका जो खाका तैयार कर रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल बहुत सारा जो आर्टिकल दिया गया है। जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 17 हो गया क्या कि अनटच एबिलिटी।
अस्पृश्यता का अधिनियम जो होता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ, जैसे एस सी एस टी जो दलित और महादलित, जो उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति मतलब उसको छुआछूत करता है तो उस आर्टिकल के थ्रू वह कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट जाने के बाद पुलिस थाने भी जा सकता है, और जाने के बाद उसको कोर्ट के द्वारा उसे सजा भी दिया जा सकता है अगर वह सच पाया गया तो, सत्य पाया गया तो ये बात करते हैं। और उसके बाद जैसे 19, आर्टिकल 19 की बात करते हैं इसमें। शुरू से अब नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका खाका तैयार करने के लिए मतलब कुछ कुछ जो आर्टिकल दिया गया फेमस जो दिया गया सबसे बेहतर है उसके बता रहे हैं। आर्टिकल 19 क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मतलब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज यानी 1985 में दिया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है तो इसमें आर्टिकल 19 दे देगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी हक की बात मतलब संवैधानिक थ्रू मतलब किसी भी जो संस्था हो वहाँ रख सकता है, चाहे वह लिखित हो या अलिखित हो या इंटरव्यू के माध्यम से भी रख सकता है। तो ये होता है। और उसके बाद जो बात करते हैं संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं होती है फिर। संस्थाएं होती है जो एक संविधानिक होती है, और उसके बाद असंवैधानिक होती है, और एक सांविधिक होती है। ठीक है, तो संवैधानिक में होता है कि जो हमारे देश के जो संविधान है उस संविधान में जो दिया गया है ना बहुत सारे आर्टिकल, उस आर्टिकल के थ्रू जो बनता है ना उसे संवैधानिक बोलते हैं। असंवैधानिक वो होता है जो कार्यपालिका के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा मतलब निर्माण किया जाता है, तो वो असंवैधानिक हुआ। संविधानिक जो यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्स्ट्रा दिया गया है, जो हमारे संविधान में एक्स्ट्रा दिया गया है तो उसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद करते हैं जैसे भारत का वित्त आयोग। जैसे भारत का वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 में दिया गया है। तो क्या है मतलब ये आर्टिकल 280 में दिया गया है क्योंकि ये संवैधानिक है, इसका उल्लेख कर दिया गया है। और उसके बाद जो होता है मतलब संविधान का संवैधानिक है, उसके जो असंवैधानिक में वो होता है ना जो जैसे मतलब विकास परिषद, नीति आयोग, नीति आयोग, ये सब असंवैधानिक है। एक्स्ट्रा संवैधानिक में जो मतलब हमारे राष्ट्रपति द्वारा एक्स्ट्रा जो बनाया जाता है उसे मतलब एक्स्ट्रा संवैधानिक बोलते हैं। और उसके बाद संविधान की व्याख्या करते हैं। अब आता है बात इसके संविधान की व्याख्या के बारे में। संविधान की व्याख्या, व्याख्या यानी निर्वचन। इसकी व्याख्या करते हैं सबसे पहले।
इसकी व्याख्या करने से सबसे पहले होता है क्या, संविधान की व्याख्या करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहले अध्याय। अध्याय आता है, उसके बाद आता है इसका भाग, तब इसका आता है आर्टिकल, उसके बाद आता है शेड्यूल, सॉरी क्लॉज, उसके बाद आता है सब क्लॉज। यानी इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले आती है, जो इसका फॉर्म बना सकते हैं, रूप जो होता है, मतलब एक चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि इसका चित्र क्या हो सकता है, और हम इसके बारे में आसानी से पढ़ा सकते हैं कि कैसे उसका फिगर तैयार करते हैं। तो चलिए आइए फिगर तैयार करते हैं हम। जैसे सबसे बड़ा एक फिगर हो गया, ठीक है, तो इसको बोल देगा अध्याय, क्योंकि संविधान के जितना भी पार्ट है सारा दिया गया है, इसी में दिया गया है, इसी में दिया गया है, तो अध्याय बोल देंगे इसको। और उसके बाद जो दूसरा जो आएगा इसमें ना, उसका आएगा तो भाग बोलेंगे। और तीसरा जो आएगा उसको बोलेंगे आर्टिकल, यानी अनुच्छेद। और चौथा जो आएगा इसमें क्लॉज। जो क्लॉज होता है ना, जो पार्ट में दिएगा, आर्टिकल 19 को 1, 19 को 2, 19 को 3, और उसके 19 हो गया, सॉरी, आर्टिकल 19 को 1, 19 को 2, 19 को 3, उसमें जो दिया गया होता है ना, सब क्लॉज होता है। छोटा सा शब्द जो होता है उसमें सब क्लॉज, ये हो गया सब क्लॉज। ये है मतलब संविधान के निर्वचन की व्याख्या, आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब बनाया गया है। इसका आज सबसे पहले ये आज इंट्रोडक्शन है इसमें। कोई जैसे होता है आर्टिकल 1 से शुरू किए, जो संविधान के बारे में पढ़ाया पूरा एकदम, उसके बाद सारे जो पॉलिटी का जो सारा सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाया। नहीं, आज जो पढ़ाई जो हो रही है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, ताकि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, ये सब दिया गया है इसमें। तो उसके बाद आता है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल वो होता है जो अनुसूची होता है। अनुसूची दिया जाता है बहुत सारे, जैसे हमारे संविधान में कितने अनुसूची है, हमारे संविधान में अनुसूची 12 है। सबसे पहले 8 था, लेकिन जो संविधान में जो अमेंडमेंट होता गया ना, उसके आधार पर बाद में जोड़ता गया, तो हमारे जो पार्लियामेंट के द्वारा, तो आज संविधान का अनुसूची 12 तक पहुंच चुका है। लास्ट जो 12 तक है, न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका नहीं, मतलब वो जो दिया गया है ना, नगर पालिका के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1, एक में आता है आर्टिकल 1। सबसे पहले इसका जो आर्टिकल 1 जो होता है ना, इंडिया अर्थात भारत, इन भारत राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 में जैसे हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट भी हैं। भारत एक संघ है या यूनियन है। यूनियन के हिसाब से, मतलब जैसे हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है, उसके आधार पर सभी देशों में, सभी राज्यों में मतलब जो शासन चलाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है ना, सिर्फ ओनली एक है, एकल नागरिकता की स्वीकृति करती है इसका हमारा भारत देश। लेकिन और जगह जैसे अमेरिका में जाओगे, अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी है, तो वहाँ जो नागरिकता है, वहाँ डुअल डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ राज्य का अलग होता है और केंद्र का अलग होता है। लेकिन हमारे भारत में नहीं, भारत में सिर्फ जो स्वीकार करता है एक, सिर्फ ओनली कंट्री का, स्टेट का नहीं। क्योंकि यहाँ जो हमारे देश में जो, क्योंकि ये संयुक्त नहीं है, बहुत सारा वहाँ पे बहुत सारा देश को मिलाकर मतलब बनाया गया है, बनाया, इसलिए वहाँ पे अलग अलग वहाँ का जो शक्तियाँ है, कोई कोई जगह पर की मतलब राज्यों का शक्ति बहुत ज्यादा है केंद्र से, इसलिए। चलिए बात करते हैं क्योंकि ये जो दिया गया राज्यों का संघ होगा, क्योंकि ये व्याख्या जो पहली अनुसूची में दिया गया है और पहली फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। और उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल जो दिया गया है, राज्यों का संघ होगा, और इसी के आधार पर हम पढ़ाई कर रहे थे। चलिए बात करते हैं संविधान का, उसके बाद फिर वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं तो संविधान का वर्णन में क्या आता है, जिससे व्याख्या किए हैं,
व्याख्या करने के बाद फिर वर्णन करेगा उसका अलग अलग पार्टों में, कि क्या पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फिलोसफी। फिलोसफी में दर्शन आते हैं ना, दर्शन। तो संविधान की अ, आइए बात करते हैं। संविधान की व्याख्या। सबसे ज्यादा फिलोसफी। फिलोसफी आ गया, उसके बाद सरकार का गठन आ गया, विविध आ गया, कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा जो आया ना इसमें, मिसलेनियस आता है। तीसरा मिसलेनियस आता है, और उसी के आधार पर जो मतलब हमारे देश में अभी जैसे दर्शन में क्या होगा, फिलोसफी में आदर्श, मूल्य, स्वतंत्रता, न्याय। इसमें जो आता है ना, सबसे पहले आदर्श आता है, आइडियल। आदर्श, मूल्य, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। जो ये पोर्शन जो दिया गया है उसके बाद आता है दूसरी पार्ट, फर्स्ट पोर्शन आ गया। अ, और उसके बाद जो आता है दूसरी पॉइंट में जो आता है ना, सबसे पहले जो मौलिक अधिकार आता है, फंडामेंटल राइट। और दूसरी जो आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी आता है। और तीसरा जो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और चौथा जो आता है इसमें, इससे चौथा की बात करते हैं। अ, तीसरा चौथा की बात करते हैं, उसके बाद सबसे पहले उसका आता है प्रीमिबल। ये चारों पढ़ना है, और उसका फिलोसफी भी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं 30% आते हैं। और उसके बाद दूसरा आ गया क्या, कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, इससे 50% आते हैं पॉलिटी के सिलेबस में, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। और उसके बाद मिसलेनियस जो आते हैं 10 से 20% के बीच में आते हैं। बहुत सारा जो गठन किया गया, जैसे सबसे पहले इसमें आता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़नी पड़ती है। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, एंड तीसरा प्राइम मिनिस्टर। और बहुत सारा जैसे सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे मतलब सरकार की भूमिका में रहता है, लेकिन अ, विविध में आते हैं 15 से 20%। और सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का काम करती है, तो यही सरकार कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट का है। ये प्रेसिडेंट हो गया, जो किसी भी एक्ट को, किसी भी कानून के विधेयक को मतलब अप्रूवल देती है, अप्रूवल देती है। तो वही मतलब उसके बाद जब हमारे पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है, मतलब विधेयक लाता है, बिल पास करता है, तो विधेयक को मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूवल के लिए रखा जाता है, मतलब उसमें रिकमेंडेड के रखा जाता है। उसके बाद जब राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा जब दोनों में अगर पास हो जाता है, मतलब साधारण बहुमत से, उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस बिल को अप्रूवल दे दे, यानी समर्थन दे दे, यानी मतलब समर्थन देता है, उसके बाद जब वो भेजता है ना बिल, वो कानून बन जाता है। तो आइए सरकार, सरकार में क्या होता है, और उसके बाद जैसे लोकसभा और राज्यसभा और राज्य का होता है विधानसभा और विधान परिषद होता है।
ये दोनों होता है। क्योंकि आइए आगे बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसमें। और आता है अब संसद, पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री में दो तरह का आता है ना हमारे देश में। जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम लिया गया है वह इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया तो सबसे पहले जो होता है, जैसे हमारे देश में सबसे लोकसभा बोलते हैं ना निम्न सदन को, और राज्यसभा बोलते हैं उस सदन को। तो जैसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। क्योंकि यह लोकसभा जो होता है किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्यसभा की बात करते हैं इसमें, राज्यसभा किसी राज्य से प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि ये लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें जो 543 है प्लस दो, जो एंग्लो इंडियन जो बनते हैं हमारे देश में, जैसे 2019 में जो एक्ट आया था उस एक्ट के अनुसार इसको रिमूव कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अगर कोई एंग्लो इंडियन है तो उसको नियुक्त करता है, हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन 2019 के बाद इसका कोई प्रावधान संविधान में दिया गया नहीं, इसलिए अब नहीं नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद इसकी जो सीटें होती है 543 होती है, क्योंकि इसका मैक्सिमम सीट जो हो सकती है ना 550, 545 है। और उसके बाद इसका जो राज्यसभा की जो होती है सीटें 245 होती है। और राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें जो बढ़ाया जा सकता है 12 बढ़ाया सकता है। और लोकसभा का काम जो होता है ना, ये कानून, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कानून का निर्माण करती है। और उसके बाद जैसे, और उसके बाद न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका में क्या होता है, न्यायपालिका में तीन टाइप की होती है, जैसे हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिले स्तर की होती है। एक राज्य स्तर का, एक सुप्रीम कोर्ट जो मतलब, क्योंकि हमारा संविधान का जो जो एक अ, जो क्या बोलते हैं न्यायपालिका है, सबसे बड़ा जो पद जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का होता है, सबसे बड़ा उच्च इंस्टीट्यूशन। उसके बाद बात करते हैं जैसे न्यायपालिका का, जुडिशियरी का। जुडिशियरी में जैसे आता है, पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट, और तीसरा उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता है जो एकल संविधान संविधान का सबसे बड़ा पोस्ट होता है ये, मतलब उच्च इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब अपील की जाती है तो वह हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट से जब अपील की जाती है तो वह लास्ट जो ऑप्शन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर देता है कि मतलब हमारे देश में जो भी मतलब दोषी पाया गया है वो सच में मतलब सही है या गलत है। अगर उससे पहले हो जाता है तो सही है, नहीं तो उसका जो अपील कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। और उसके बाद जो पढ़ेंगे हम सब विविध में मिसलेनियस से पढ़ेंगे, पंचायत, नगर पालिका और केंद्र राज्य नागरिक, जैसे मिसलेनियस आ गया इसमें। पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आ गया नगर पालिका, नागरिक और ईटीसी और पढ़ना है। जैसे पंचायत में क्या है ना, ये आर्टिकल 200
इसका आर्टिकल, इसे अनुसूची क्या है, अनुसूची शेड्यूल इसका दिया गया है ना, शेड्यूल 11 है। शेड्यूल 11 में दिया गया है, या अनुसूची में दिया गया है कि पंचायत का गठन के बारे में, मतलब उसमें दिया गया है जितना भी व्याख्या किया गया शेड्यूल 11 में है, और नगरपालिका है जो शेड्यूल 12 में है। और उसके बाद ये होती है पंचायत में जो सबसे जो बड़े पोस्ट होते हैं, बड़े पोस्ट चाहे छोटे पोस्ट जितने भी हैं, मिनिमम जो चुनाव लड़ने का है 21 वर्ष है। 21 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है पंचायत का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुमत के प्रकार। अब आता है सर पढ़ना बहुमत के प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में पढ़ना है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, उसके बाद असाधारण बहुमत। साधारण बहुमत में वो होता है कि जब हमारे जो पार्लियामेंट में जितने भी संसद उपस्थित होते हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या को हम साधारण बहुमत कहते हैं। उसमें क्या होता है, 1/4 सदस्य होना अनिवार्य होता है। जैसे कोई बिल पास करना है तो 1/4। अगर कोई बड़े जैसे लेवल पर, जैसे हमारे देश में जैसे सिविल कोड, सिविल कोड को लागू करना है तो क्या होना चाहिए, कम से कम प्रभावी बहुमत होना चाहिए, क्योंकि 3/4, और उसके बाद सभी राज्यों का सहमति होना चाहिए, तब वो पास हो पाएगा। तो साधारण बहुमत से जैसे बहुत सारा बिल जो आता है, जैसे कानून, जैसे एनआरसी हो गया, सीएए बोल सकते हैं, इस पे साधारण बहुमत के द्वारा ही किया गया था। असाधारण में होता है क्या, इसमें सिविल कोड लागू करना है, आर्टिकल 44, तब ये असाधारण बहुमत का यूज किया जाएगा। सभी राज्यों का सहमति भी होना चाहिए, कम से कम 50%। और उसके बाद जो होता है, जैसे हमारे बहुमत कितना है, मान लीजिए मतलब 280 संसद है उपस्थित हुआ, उसमें से 260 ने मतदान किया, 260 में क्या हो, साधारण बहुमत में 260/2 +1, इतना अगर है, 260, 130 +1, 131, 31 हुआ। उसके बाद जैसे इसका सीट जो होता है ना, मतलब लोकसभा का सीट 543 होता है, 543 से मान लो मतलब 280 उपस्थित ही हुआ, मतलब हमारे संसद में, तो 131 जो शामिल होगा ना, और ये मतलब 131 जो अगर अनुसमर्थन कर देगा, यानी समर्थन कर देगा, तो उसके बाद वो कानून, मतलब जो उस कानून चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति अप्रूवल दे देगा तो वो कानून बन जाएगी, बिल से कानून बन जाएगी। और उसका असाधारण में क्या होता है, असाधारण में मान लीजिए मतलब जजेस को हटाना है, जजेस को हटाना है, या राष्ट्रपति को हटाना है, महान्याय, न्याय क्या बोलते हैं इसके, राष्ट्रपति के हटाने के पत्ती जो आता है ना, मतलब महान्याय पत्ती कुछ होता है इसी टाइप का। और उसी को हटाने के लिए असाधारण बहुमत, यानी इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए मतलब 131 आया, 131 पॉइंट अगर 02 आ गया, तो कैसे होगा इसको लेने के लिए, तो क्या होता है, 0 पॉइंट, जगह तो वही, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर होगा तो ये पीछे वाली संख्या ली जाएगी। अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तब ये आगे वाली संख्या ले जाएगी। ये होता है। तो उसके बाद और बात करते हैं, सबसे पहले अधिक जो बहुत सारा विधायक भी होता है, जैसे साधारण विधायक,
अब बात करते हैं जो पढ़ना था, मतलब इसमें दिया गया है ना, जो खाका तैयार कर रहे हैं हम ना, इसका इंट्रोडक्शन है आज। तो उसका जो इससे बिल क्या होता है इसमें, बिल में क्या होता है इसमें, विधायक में जो होता है ना, साधारण विधायक, वित्त विधायक, तीसरा जो होता है धन विधायक। ये सारे पढ़ने हैं। और आर्टिकल में भी दिया गया है फाइनेंस बिल के बारे में, क्योंकि फाइनेंस बिल जो होता है सिर्फ लोकसभा में पारित होता है और राज्यसभा में नहीं होता है। और लोकसभा में पारित होने के बाद वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है, उसके बाद जो अप्रूवल के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। ये कर सकते हैं। उसके बाद अब आती है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव बहुमत होता है, संसद हो गया। अब आता है प्रस्तावना, जिसे हम पर फिलोसफी के बारे में पढ़े हुए थे। अब आती है फिलोसफी। फिलोसफी के बारे में पढ़ाते हैं आज। फिलोसफी के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आता है प्रस्तावना, यानी प्रीमिबल। प्रीमिबल क्या होता है, प्रीमिबल मतलब होता है उद्देश्य का। हमारे देश में 26 जनवरी 1950, सॉरी 26, हमारे देश में जो मतलब जो लागू किया गया ना, एक आमू की बात है, जो जो 26 दिसंबर 1946 को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान में एक पेश किया गया। 26 दिसंबर 1946, जिसने संविधान सभा ने इसको अपना लिया। उसके बाद जो ये जो बन गया, जो 22 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सो 13 दिसंबर है, इसमें 26 जनवरी लिख दिया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसने प्रधानमंत्री, सॉरी उस समय नहीं थे कोई, मतलब जो प्रधानमंत्री बने हुए थे, मतलब फर्स्ट बार, उससे पहले ही मतलब जो संविधान में जो लागू किया गया था ना, जो डाला गया संविधान सभा में, प्रस्ताव जो रखा गया था, उससे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसे ही उद्देशिका के नाम से नाम दिया गया। तो इसे उद्देशिका कहने लगा, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना वो होता है ना जो संविधान के एक खाका है, जो एक रूप है कि हमारे संविधान में क्या क्या दिया गया है हमारे मतलब जनता के लिए, और हमारी जनता उस संविधान के थ्रू क्या क्या कर सकती है। तो ये सब दिया गया है। उसके बाद जैसे बात करते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें, इससे सत्ता का, प्रस्तावना की मुख्य बात क्या है, भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, भारत में सत्ता का स्वरूप क्या है, भारत में सत्ता का उद्देश्य क्या है। ये सब होता है जनता। भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, भारत में सत्ता का जो स्रोत है जनता ही होता है, जनता होता है। और उसके बाद भारत में सत्ता का जो स्वरूप है वो संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। सत्ता का स्रोत जनता होता है, और स्वरूप धन निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ईटीसी जो दिया गया है हमें प्रस्तावना में। धन निरपेक्ष वो होता है ना कि हमारे देश में कोई भी धर्म के खिलाफ आप मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन होता है, लोकतंत्र होता है। क्योंकि ये दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट है सबसे बेहतरीन लगता है हमको, इसलिए मतलब हमेशा मेरे माइंड में रहता है कि ये जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन चलाया जाता है, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और इसमें जो बात करते हैं
उसके बाद भारत में सत्ता का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति गरिमा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो होता है न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा, व्यक्ति की आस्था, ये सब उद्देश्य है इसके। तो न्याय, सबसे पहले बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष, बात कर ली उसका लोकतंत्रात्मक। उसका बाद आता है क्या, गणराज्य। गणराज्य का बता दिया है कि गणराज्य वो होता है कि जो हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, सबसे वो किसी न किसी रूप में, फॉर्म में चुनाव जीतता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो गणराज्य होता है। और सत्ता का स्रोत तो जनता ही है, जनता ही चुनाव करती है हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से ही मतलब हमारे देश का सर्वोच्च पद वो वो होता है। उसके बाद सत्ता का स्रोत और बात करते हैं। उसके बाद केसीवेयर के अनुसार भारत में संविधान के लोक प्रभुत्व का एक भ्रम है, ये भी हो गया। समाजवाद के बारे में बात की है, समाजवाद सब कुछ लिखा गया है इसमें, लिख दिया है ना, समाजवाद भी इसमें है। और उसके बाद समाजवाद भी है, स्वतंत्रता हो ही गया इसमें, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र हो गया। उसके बाद गणराज्य भी हो गया, आर्थिक सामाजिक, ये सारे हो गया। अब बात आती है पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर क्या होता है, इसमें सेकुलर भी आएगा इसमें। सेकुलर की बात करते हैं, यानी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि हमारे देश में किसी कोई भी धर्म जो है, सारे धर्म का अधिकार है कि वह मतलब कहीं आने जाने की उसको कोई टोक रोक नहीं है। और वह हमारे देश की कोई राजकीय धर्म मतलब राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई धर्म विशेष नहीं है। और उसके बाद जो आती है इसमें सबसे पहले राजकीय धर्म नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं। और उसके बाद जैसे उसके बाद राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि हमारे देश में सभी लोग स्वतंत्र है, तो कहीं भी जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए और रहने के लिए वहाँ स्वतंत्र है। चाहे वह कन्याकुमारी से कश्मीर हो, चाहे वह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश हो, किसी भी कोना में जाकर रह सकता है हमारे भारत देश में, दूसरे देश में नहीं। दूसरे देश में जाने के लिए हमें दूसरे उसके लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए, तो हम सब उसके लिए सब एलिजिबल नहीं होते। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। अ, तो उसके बाद ऐसे भारत की सीमा तक एक सेक्युलर देश है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है, ये सारे क्वेश्चन है। और उसके बाद सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, मानते हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और उसके बाद जैसे अब आते हैं सबसे पहले लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब आते हैं लोकतंत्र। जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में होता है डेमो, डेमो प्लस क्रेसी। क्रेसी है डेमोक्रेसी है, डेमो मतलब तो जनता, क्रेसी मतलब तो शासन, यानी जनता का शासन ही डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसे
हमारे देश में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे लोकतंत्र जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वहाँ वो होता है जो जहाँ पे मतलब सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, और इनडायरेक्ट में वो होता है जो मतलब प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। जैसे हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो हमारे देश में जो जनता होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि हमारे देश में जितने भी मतलब एग्जीक्यूटिव है उसको जैसे राष्ट्रपति उसको चुनता है। और उसके बाद आती है और उसके बाद डेमोक्रेसी और इन डेमोक्रेसी। जैसे बात करते हैं, जैसे डायरेक्ट हो गया, जैसे स्विट्जरलैंड में हो गया ये, स्विट्जरलैंड। और दूसरा आ गया जैसे इनडायरेक्ट में क्या हो गया, हमारे क्या होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं। एक पार्लियामेंट्री होते हैं, दूसरा प्रेसिडेंशियल। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो दो भागों में मतलब बटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा। और लेकिन जो अमेरिका में है, जो ये होता है प्रेसिडेंशियल। ये प्रेसिडेंशियल है क्योंकि अमेरिका में वहाँ के जो राष्ट्रपति होता है ना, वह राज्य का भी मतलब बड़े पद पे है, और उसका जो शासन का भी बड़े पद पे है। तो वहाँ जो वहाँ दिया जो है, मतलब क्योंकि वहाँ के जो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, विधायिका कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं, मतलब स्वतंत्र होती है, अलग होती है। लेकिन हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में कार्यपालिका और विधायिका दोनों दूसरे से जुटे हुए हैं। जो विधायिका यहाँ होती है हमारे भारत देश में, वही कार्यपालिका बनती है। क्योंकि अगर कार्यपालिका अगर बनती है हमारे भारत देश में तो 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा, नहीं तो उसको पद से राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारे देश में ये सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हम इंग्लैंड से लिए हुए हैं। और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो होता है क्या है, क्योंकि इसमें डर रहता है, क्योंकि ये तनाशाह होने का डर रहता है, इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाया गया था। जिससे हमारे भारत देश में अगर किसी भी राष्ट्रपति को हटाना हटाना हो, मतलब हमारा राष्ट्रपति कोई है, तो उसको हटाने के लिए महाभियोग पत्ती जो होता है उसको हटाने के लिए मतलब 3/4 यानी प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। तो उसी के आधार पर हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया है। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी है, मतलब जो भी मतलब दिए वो अच्छे ही हैं, अच्छे ही दिए। और उसके बाद डायरेक्ट, अब आता है उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंशियल में, तो बोल बता दिया है आपको कि मतलब कि ये यूएसए में पाया जाता है। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंग्लैंड में पाया जाता है, और उसके बाद इंडिया में पाया जाता है। इंग्लैंड में और इंडिया में ये होता है। और इसमें जो होता है आपस में जुड़ी होती है, जुड़ी हुई होती है एक विधायिका कार्यपालिका उसमें, लेकिन उसमें स्वतंत्र होती है, अभी बताया मैंने आपको। और उसके बाद जो भी है संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, क्योंकि यहाँ पे जो संसदीय लोकतंत्र में होती है, जो हमारे कार्यपालिका जो होती है सबसे सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति, वो नाम मात्र की होती है। लेकिन जो वहाँ जो प्रेसिडेंशियल में होती है, वहाँ जो एक वास्तविक ये रियल कार्यपालिका होती है, मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंशियल में, वो सच में रियल होते हैं। हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, ये दोनों में बात करें तो हमारे देश के जो सबसे वास्तविक एवं रियल जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और नाम मात्र के जो होते हैं राष्ट्रपति। क्योंकि इनडायरेक्ट में जाते हैं, और जो जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, मतलब वो लोकसभा से किसी न किसी क्षेत्र से चुने हुए जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। इसलिए हमारे देश में जो सबसे पावरफुल पद है जो प्राइम मिनिस्टर का है। और उसके बाद अंतर नहीं है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का ही निश्चित कार्यकाल होता है, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का कोई कार्यकाल नहीं होता है, अनिश्चित होता है। कभी भी मतलब बर्खास्त किया जा सकता है। मान लीजिए कोई हमारे लोकसभा में विश्वास यानी कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया जाता है, यानी मतलब कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, मतलब विपक्षी के द्वारा। तो अगर उसको साबित करने के लिए अगर कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, यानी जो पक्ष में है अगर साबित करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बचा रहेगा। अगर साबित अगर नहीं होता है तो उसको बर्खास्त मंत्रिपरिषद से हटना पड़ता है। मंत्रिपरिषद और उसकी जो भी मतलब टीम में प्रधानमंत्री है उसको भी मतलब इस्तीफा देना पड़ता है। ये सब होती है। और उसके बाद जैसे बात करते हैं अगुण गुण, उत्तरदायित्व होती है इसके। अ, इसमें जो क्या होता है अगुण गुण,
अगुन अगुन क्योंकि इसमें तानाशाह होने का डर रहता है, इसमें तानाशाह होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो होती है ना, वो स्वतंत्र होती है कार्यपालिका से। इस कारण से वहाँ पे तो कार्यपालिका उसको हस्तक्षेप तो नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे देश की बात करें, हमारे देश में बात करें, तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर किसी जनता के खिलाफ किसी प्रकार का कानून ला देती है, तो अगर तो वह संसद में जब पेश होती है, संसद बहुत सारे उसके खिलाफ अ, समर्थन नहीं कर पाएंगे, तो वो कानून नहीं बन पाएगी। अगर समर्थन नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब उसको पद से हटना हटना पड़ जाएगा। इसलिए ये होता है अगुन अगुन। उसके बाद जो पढ़ेंगे आगे पढ़ने वाले हम सब, एक्चुअली सबका खाका तैयार कर रहे हैं, सबके बारे में बताया है मैंने सबसे पहले ही, लोकतंत्र, ये गणराज्य, ये सब। और उसका समानता और समानता, प्रतिष्ठा, इक्वलिटी, ये सब बताया मैंने। एकता अखंडता, एकता का मतलब क्या होता है? एकता और अखंडता, एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, यानी साइकोलॉजिक संकल्पना है, यानी एक इमेजिन है जो एक आ जाता है किसी भी मतलब सोसाइटी हो या किसी भी ग्रुप हो, ये होता है। और अखंडता का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जितने भी राज्य हो, वह एक दूसरे से अलग नहीं हो। चाहे वह बिहार के जितने भी जिला हो, वो किसी से अलग ना हो। चाहे बिहार, यूपी, हरियाणा, चाहे कोई भी भारत के किसी भी कोने के कोई भी पार्ट हो, और किसी भी मतलब राज्य से अलग ना हो, उसे अखंडता कहते हैं। और संप्रभुता मतलब क्या होता है? संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी, मतलब होता, उसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो स्वतंत्र मतलब निर्णय लेने की क्षमता है, जो हमारे देश के जितने भी एग्जीक्यूटिव है, वो लेगी, नहीं कि दूसरे के देश के मतलब आके यहाँ पे डिसीजन लेगी। ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, बोलते हैं संप्रभुता बोलते हैं, यानी सोवरेनिटी बोलते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के बारे में अभी तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बारे में बताया मैंने, उसके बाद और आगे क्वेश्चन। इसके बाद जो क्लासें आने वाली है मेरी ना, कुछ दिन के बाद क्लास आने वाली, 20 तारीख से क्लास शुरू होने वाली है मेरी। ऑनलाइन ही शुरू होगी और ऑफलाइन दोनों शुरू होगी। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिया है, मैं सब कुछ तैयार कर लिया है मैंने, यानी 20 तारीख से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगी, उसके बाद हिस्ट्री शुरू होगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी। ये सारे शुरू होगी लगातार, एक एक करके शुरू होगी। और उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट शुरू जो करेंगे हम लोग आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 1 से लेकर 2। क्या सर? आर्टिकल 395, जितना भी आर्टिकल इसमें ऐड किया गया है, यानी लगभग 450 के आसपास लगभग मतलब हो चुका है। लेकिन जो मूल आर्टिकल जो था ना, 395 ही था। इसमें जो अमेंडमेंट बहुत सारा किया गया है, उसमें 450 तक ऐड हो चुका है टोटल। और उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट जो मतलब पार्ट 3 में है, और ये यूएसए से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट वो होता है जो भौतिक और नैतिक लोगों को प्राप्त है, जिससे अपना आजीविका चलाने में मतलब, चाहे या अपने मतलब किसी भी रूप में मतलब काम करने के लिए वह स्वतंत्र है। उसका अधिकार है कि वह कुछ मतलब अपने जैसे मान लीजिए कुछ करना है हमारे समाज में, तो वह कर सकता है कुछ। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर का पॉलिटिकल साइंस का, जैसे 2020 का। एक्चुअली आज सर थोड़ा क्वेश्चन लगाइएगा आप। लगा सकते क्वेश्चन सर? लगा दीजिए थोड़ा सा।
प्रीवियस ईयर लाइएगा सर, भेज रहा है आपको हम जस्ट। टाइम हो गया, थोड़ा 5 मिनट लगा दीजिए, देख क्वेश्चन देखना है, 5 क्वेश्चन देखेंगे सर। सिर्फ 5 क्वेश्चन देखेंगे सर अभी। 1.5 घंटा हो गया, चलिए रहने दीजिए सर, छोड़ दीजिए तो।